चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन लिखो। A company started a business, comma, in the first year, comma, following transactions took place. उसमें लिखो 1 परचेस $1 lakh, 2 cost of goods sold $70,000, 3 sales 1,20,000, 4th debtors 25,000, 5th creditors 15,000. With paragraph write down, calculate net cash flow at the end of year 1. ईयर 1 में नेट कैश फ्लो कितना होगा वो आपको बताना है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। पहले ही साल कंपनी में ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए। चलो कैलकुलेट आंसर एंड टेल मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चलो लेट अस सी। देखो ये क्वेश्चन करने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका कुछ ऐसा है, राइट एन आंसर द क्वेश्चन। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो भी हमारा सेल्स है उसमें से कितना कलेक्ट हुआ, 1,20,000 माइनस 25,000। हमारा सेल्स 1,20 है, उसमें से डेटर्स कितना 25,000 है, यानी कलेक्शन कितना हुआ होगा 95,000। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पेमेंट फॉर परचेजेस। देखो हमने परचेज कितना किया 1 लाख और क्रेडिटर्स कितने 15,000। 1 लाख माइनस 15,000 कितना है 85,000। सो आंसर क्या आएगा 10,000 पॉजिटिव। ना यही का यही आंसर हम लोग एक दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग मेथड नंबर 1 दे देते ना। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या, हमने लिखा कितना पैसा आया कितना पैसा गया, खत्म। मेथड नंबर 2, उसमें क्या किया जाता है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे स्टॉक। तीसरा क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। देखो डेटर्स अपने को क्या दे रखा है फर्स्ट ईयर में 25,000। पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था। अच्छा हमने खरीदी किया 1 लाख का और बेचा कितना 70,000 का गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा
वेरी गुड, 30,000 है ना। 1 लाख रुपए का हमने खरीदी किया, उसमें से 70,000 रुपीज का गुड्स हमने बेच दिया। अच्छा, क्रेडिटर्स कितना, क्रेडिट शायद 15,000 है, वो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, वेरी गुड। सो 25 प्लस 30 कितना आएगा 50, सॉरी 25 प्लस 30 कितना आएगा 55, 55 में से 15 डिडक्ट करेंगे कितना आएगा, हाँ 40,000। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया कि हमारा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में। इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कुछ भी वर्किंग कैपिटल नहीं था, ईयर एंड में 40,000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। देखो 70,000 रुपीज का गुड्स खरीद के हमने उसको 1,20,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 का प्रॉफिट हुआ। उसमें से क्या करेंगे, लेस वर्किंग कैपिटल कितना आता है 40,000, तो हमारा नेट फंड फ्लो क्या हो जाएगा 10,000। सिंपल है, यानी वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन किया जाएगा। क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल वुड बी कंपेयर्ड विद द ओपनिंग वन। If at all the closing is more than the opening, then in that case, say there is outflow. If the closing is less than opening, then in that case there is inflow. तो देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में ऐसा होगा कि हम लोग कलेक्शन कितना हुआ वो लिखेंगे, पेमेंट क्या हुआ वो लिखेंगे, उसके ऊपर से फंड फ्लो आएगा। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हम लोग प्रॉफिट से शुरू करते हैं, फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। Closing working capital is compared with the opening one. If the closing is more than opening, then in that case it is outflow, and if at all the closing is less, it is inflow. Fine. Using a statement of the financial position, preparing a cash flow forecast from a statement of the financial position. Used to predict the cash balances at the end of the given period. This method will typically require the forecast of changes in the non-current assets, acquisition and disposal, यानी फिक्स एसेट का खरीदी और फिक्स एसेट का जो हमने बेचा है वो, फ्यूचर इन्वेंटरी लेवल यानी स्टॉक लेवल, फ्यूचर डेटर्स, फ्यूचर पेएबल, चेंज इन द शेयर कैपिटल एंड अदर लॉन्ग टर्म फंडिंग, दैट इज एग्जांपल बैंक लोन, और चेंज इन द रिटेन अर्निंग दैट इज द प्रॉफिट। तो ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, उससे आइडिया आएगा। Z company has the following statement of the financial position on 30th of June 20x3। तो स्टेटमेंट दे रखा है अपने को, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट से सिंपल लैंग्वेज में फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी 1,92,000। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में उन्होंने दे रखा है स्टॉक, डेटर्स, बैंक। So use your calculator, 16 plus 80 कितना आएगा 96, 96 plus 2 कितना आएगा 98, 98 plus 198, 192 कितना आएगा 2,98,000। तो ये TA टोटल एसेट्स हो गया। लायबिलिटीज में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर कैपिटल है 2,16,000, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट दे रखा है 34,000, इन दोनों का टोटल है 2,50,000। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 10,000, डिविडेंड पेएबल है 30,000, इन दोनों का टोटल कितना आएगा 40,000। सो लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हुआ 2,90,000। सो दिस इज द वे द असेट्स एंड द लायबिलिटीज मैच। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अक्वायर द फर्दर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ $8,000 ड्यूरिंग द ईयर टू 30th of June 20x4। तो ऐसा दे रखा है 20x4 में हम लोग से प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर करने वाले। The level of the inventory and the data are expected to increase by 5%, 10% respectively by 30th of June 20x4 due to the growth of the business। यानी स्टॉक में भी इंक्रीज होगा और डेटास पे भी इंक्रीज होगा। ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर्स एंड डिविडेंड लायबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेम ऑन 30th of June 20x4, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और डिविडेंड में भी कोई चेंज होगा नहीं।
uh, no share issue is planned and the retained profit for the year 30th of June 20X पर are expected to be 42,000. हम लोग कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे और प्रॉफिट हमारा होगा 42,000. Plant and machinery is depreciated on reducing balance basis at the rate of 20% per year. All assets held at the statement of the financial position held, that is the date. Produce a financial position statement on 30th of June 20X4 and predict what cash balance of the bank overdraft will be at that date. That is what they have provided. चलो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गो थ्रू करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो everybody is requested to start writing an answer along with me. Heading right down, statement of the financial position as on 30th of June 20X4. चलो शुरू करते हैं. नॉन करंट एसेट्स, राइट डाउन आंसर along with me. In that, plant and machinery. देखो क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कितना दे रखा है 1,92,000. फिर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोग 8,000 का परचेज करने वाले हैं और हमको ऐसा दे रखा है दैट से वी रिक्वायर टू claim depreciation on a reducing balance basis at the rate of 20% per year for all assets held at the statement of the position date. So इसमें 8,000 ऐड करेंगे माइनस डिप्रीशिएशन. डिप्रीशिएशन कितना होगा फ्रेंड्स? 2 lakhs into 30%, so 20%. So I think it is 2 lakhs minus 40,000. 1,60,000. Next, करंट एसेट्स में स्टॉक लिखेंगे. That is inventory. Inventory में हमको ऐसा दे रखा है that the level of the inventory and the receivable are expected to increase by 5% and 10%. So 16,000 plus 5%. That comes to 16,800. उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेटर्स. डेटर्स कितना है? डेटर्स इज एन अमाउंट ऑफ 80,000. वेरी गुड. That comes to 88,000. Then बैंक बैलेंस उसको अभी नहीं रखते. That is with the total करंट एसेट्स लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे. सो वी कीप सम स्पेस. उसके बाद लिख रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल देयर इज नो चेंज इन इट. क्वेश्चन में हमको दे रखा है की पॉइंट में नो शेयर इश्यू इज प्लान्ड, सो इट इज 2,16,000. उसके बाद रिटेन प्रॉफिट. ओपनिंग बैलेंस से रखा 34,000. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है 42,000. That comes to 76,000.
So 216 plus 76, that is 2,92,000. उसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रेड पेएबल, दैट इज करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में। रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर, ओके सॉरी 42,000 टोटल लिखा। So it is 258. उसके बाद करंट लायबिलिटीज, in that trade payable क्वेश्चन में हमको दे रखा है इंफॉर्मेशन कि सी इंफॉर्मेशन में ट्रेड पेएबल एंड डिविडेंड लायबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम। सो 10,000 का 10,000 ही रहेगा एंड डिविडेंड सेम 30,000। उसके बाद उसका टोटल है 40,000। को ऑटो कॉलम में शिफ्ट किया, सो टोटल equity and liabilities 258 plus 40 298। this is 298 once again। total assets तो फिक्स असेट यानी कि नॉन करंट असेट्स है 160, तो करंट असेट्स हो जाएगा 1,38,000। So 16,800 plus 88,000 is deducted from 138. So 33,200. तो इक्विटी शेयर कैपिटल को एज इट इज रखा हमने, रिटेन अर्निंग दे रखा है, दैट इज टोटल इक्विटी एंड द दैट इज से टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। ट्रेड पेएबल और डिविडेंड में कोई चेंज नहीं है, सो टोटल लायबिलिटीज आ गया हमारे पास, करंट लायबिलिटीज, उसके ऊपर से इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ गया, दैट इटसेल्फ इज द टोटल असेट्स। और फिर हमने करंट असेट्स को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि नॉन करंट असेट्स का वैल्यू तो है ही हमारे पास। उसके बाद बैंक बैलेंस इज फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर 33,200। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, व्हाट द कैश बैलेंस ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट बी एट दैट डेट।
चलो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर 1 और 2 वर्किंग नोट्स, उसके ऊपर से हम लोग मैं समझाता हूँ आपको। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल 30th of June X3 and 30th of June X4. Let us understand and say how to do it. I request you to write an answer along with me. यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक हमको फाइंड करना है, इस वजह से। चलो राइट एन आंसर अलॉन्ग विथ मी। स्टॉक, मैं आपको ये वर्किंग नोट के बाद समझाता हूँ एग्जैक्टली कि कैसे वर्किंग हो रहा है। दिस इज 16,000। उसके बाद डेटर्स इट इज 80,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 10,000, वेरी गुड। एंड देन डिविडेंड 30,000। नेक्स्ट ईयर में इन्वेंटरी इंक्रीजेस, सो ये 16,800 हो गया। डेटर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ये 88,000 हो गया। इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 10,000 का 10,000 ही। अगेन इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 30 का 30। सो 16,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 minus 30,000, so it comes to 56,000. 16,800 plus 88,000 minus 10,000 minus 30,000, so 64,800. Now कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैंक बैलेंस। देखो उसको कैसे किया जाएगा वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट से हम लोग शुरू करेंगे। देखो रिटेन अर्निंग का बैलेंस हो जाता है 42,000, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो था 34,000, यानी प्रॉफिट कितना होगा 8,000। उसमें ऐड करेंगे डिप्रीशिएशन, क्यों? क्योंकि डिप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है, इस वजह से। वी अंडरस्टैंड दैट से हमने 2 लाख के ऊपर डिप्रीशिएशन क्लेम किया है। वेरी गुड। सो द अमाउंट ऑफ द डिप्रीशिएशन इज 40,000। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। देखो 64,800 हो गया फ्रॉम 56,000। सो जो इंक्रीज है उसको आउटफ्लो बताएंगे, अगर डिक्रीज होता तो उसको इनफ्लो बताते हैं। लेस परचेस ऑफ नॉन करंट असेट्स 8,000, क्योंकि इसका इफेक्ट प्रॉफिट में आता नहीं है, इस वजह से। That is the way we'll have the closing balance, that is the change. This will give us change in cash and bank. फिर ओपनिंग बैलेंस में ये चेंज हम लोग ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है 2,000। अच्छा, सो यूज अ कैलकुलेटर। 8,000 प्लस 40,000 माइनस 8,800 minus 8,000, 31,200. So that will give us the closing cash balance. That is 33,200.
देखो ये जो हमने कैलकुलेट करके रखा है दैट इज 33,200, वो आप लोग इस हिसाब से मैच कर सकते हो. So this is the way the closing balance is calculated. Using working capital ratios. Preparing a cash flow forecast from the working capital ratios. Working capital ratios में क्या क्या आएगा? Debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, stock turnover ratio, वो सब आएंगे. Working capital ratios can be used to forecast future cash requirement. The first stage is to use ratios to work out the working capital requirement, as we have already seen in the working capital management chapter. The technique is used to help to forecast overall cash flow. The pro forma is used as under operating profit plus depreciation. क्यों? क्योंकि depreciation on item plus cash flow from the operations, that is equal to cash flow from operation, and cash from sale of the non-current assets and long-term finance raised. यानी issue of equity share capital है, preferential capital है, debentures है, loan है, उन सब का कैश इनफ्लो लेने का, और कोई भी असेट बेचा है तो उसका भी इनफ्लो लेने का. लेस परचेस ऑफ द नॉन करंट असेट्स, यानी कि परचेस ऑफ द फिक्स असेट, रिडम्पशन ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, ऐसा कुछ भी रिडम्पशन है तो वो लेने का. पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है ना वो ऊपर इंक्लूडेड नहीं होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इस वजह से. लेस इनकम टैक्स, लेस डिविडेंड पेमेंट. अगेन ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना वो शुरू होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से, इस वजह से. इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज आउटफ्लो और डिक्रीज होगा तो इनफ्लो. ऐसा करके हमारा नेट फंड फ्लो आ जाएगा. नोट दैट द प्रो फॉर्मा गिवन इज नॉट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which govern the production of the cash flow statement in the company's financial statement. However, here we are calculating the projected future cash flow rather than that the historical cash flow that is covered by the standard. तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, हम लोग हिस्टोरिकल वैल्यूज करते हैं, और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको प्रोजेक्टेड करना है. तो स्ट्रिक्टली वो फॉलो करने का जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट इट सेज. एडिशनल क्वेश्चन. Forecast from the working capital ratios. X company had the following results for the last year. Statement of the profit or loss, जिसमें सेल्स दे रखा है 200 मिलियन का, कॉस्ट ऑफ द सेल्स दे रखा है 120 मिलियन का, जिसमें 20 मिलियन का डिप्रीशिएशन है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रपोज डिविडेंड आ गया, रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिट आ गया, that is the amount transferred to retained earning आया. स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, उसका एक्सट्रैक्ट दे रखा है. नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में 3 दे रखा है, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. देखो ये जो वर्किंग कैपिटल का चेंज ऊपर लिखा है ना, उसमें कैश एंड बैंक को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि कैश एंड बैंक तो फाइंड करना है, इसलिए वो जो वर्किंग कैपिटल है ना उसमें कैश एंड बैंक को इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे अभी हमने ऊपर वेरिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन किया था उसमें करंट लायबिलिटीज में वापस 3 चीज है, ट्रेड पेएबल है, डिविडेंड है और टैक्स है. लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग 10% 50 का. Estimate, that is X company expect the following for the forthcoming year. Highlight the portion for the forthcoming year. सेल्स बढ़ेगा 10% से, यानी शायद 200 था तो 200 का 220 हो जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी विल बी परचेज 12 मिलियन का. इन्वेंटरी का होल्डिंग पीरियड दे रखा है जिसके ऊपर से हमको स्टॉक मिलेगा. रिसीवेबल का डेज दे रखा है जिसके ऊपर से डेटर्स मिलेगा. ट्रेड पेएबल डेज में दे रखा है तो क्रेडिटर्स मिलेगा. डिप्रीशिएशन का अमाउंट दे रखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर द फोर्थकमिंग पीरियड. दैट इज द क्वेश्चन. चलो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गो थ्रू करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. सिर्फ क्वेश्चन गो थ्रू करो. चलो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग. देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले है ना एक क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर देंगे. इन्वेंटरी का डेज दे रखा है. फिर डेटर्स का कैलकुलेशन कर दे देंगे. रिसीवेबल का डेज दे रखा है.
फिर हम लोग को ट्रेड पेएबल डेज दे रखा है तो उसके ऊपर से हम लोग क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन कर देंगे, यानी 3 ये सिंपल वर्किंग तो हमारा हो जाएगा। सेल्स हमको दे रखा है, पिछले साल का 200 है, उसमें क्या करेंगे 10% का इंक्रीज करेंगे। ऐसा करके हमको आगे का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डिप्रीशिएशन का अमाउंट हमको दे रखा 15 मिलियन, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर। चलो राइट एन आंसर। वर्किंग नोट नंबर 1, write an answer along with me. Calculation of स्टॉक। देखो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, इन्वेंटरीज डेज दे रखा है 80 डेज, उसका हमको यूज करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 360 डेज इनटू लाइक इन्वेंटरी डेज। देखो हमको ऐसा दे रखा है दैट पिछले साल हमारा सेल्स कितना था 200 का, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था 120 का, और उस पर 20 क्या था डिप्रीशिएशन, 200, 100 और 20, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, बराबर है। अभी ये 200 का कितना हो गया 220 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 100 का 110 हो जाएगा ना, यस नो, क्योंकि ये डिप्रीशिएशन तो अपने को अलग से नहीं रखा है, हाँ 15 जो भी दे रखा है। सो वी अंडरस्टैंड दैट ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो COGS जिसके ऊपर से हमको फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है, वी अंडरस्टैंड दैट इट विल बी कैलकुलेटेड से यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज से हाउ मच प्रोवाइडेड टू अस इन एग्जांपल, इट इज प्रोवाइडेड टू अस फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड 80 डेज, 365 डेज। Let us understand, तो COGS क्या करेंगे, पिछले महीने दैट इज पिछले साल था 120 मिलियन माइनस 20 मिलियन, यानी कितना 100 में क्या करेंगे अभी 10% ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि सेल्स हमारा 10% से बढ़ रहा है तो COGS का कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा, डिवाइडेड बाय 365 डेज इनटू क्या करेंगे 80 डेज। So this is what we understand is 100 plus 10%, 110 million, divided by 365 days into 80 days. $24.11 आता है। Make the calculation of the debtors, that is, and creditors on your own. Let us see. Working note number 2. Calculation of debtors. उसमें annual credit sales upon 365 days into average collection period। तो पूरे साल का सेल्स हम लोग लिखेंगे 200 मिलियन प्लस 10% यानी 220 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 डेज इनटू रिसीवेबल पीरियड हमको दे रखा है 75 डेज। $45.21। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3,
calculation of creditors. उसमें एनुअल क्रेडिट परचेजेस divided by 365 days into average payment period. तो क्रेडिट परचेसेस का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज क्लोजिंग स्टॉक प्लस COGS minus opening stock divided by 365 days into average payment period. तो देखो क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट करके रखा है 24.11 मिलियन प्लस COGS है 110 माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दे रखा है 25 divided by 365 days into average payment period is 50 days. So 24.11 plus 110 minus 25 into 50 divided by 365. So 14.95. So now calculation of change in working capital. उसमें हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग. ओपनिंग में हमको दे रखा है स्टॉक 25 मिलियन डेटर्स 33 मिलियन उसके बाद कैश को नहीं लिखेंगे. ट्रेड पेएबल 20. उसके बाद डिविडेंड पेएबल और टैक्स पेएबल उन दोनों को भी नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने हमको फॉर्मेट दे रखा है उसमें आप लोग देख सकते हो डेट से उन्होंने जो डिविडेंड का पेमेंट है और टैक्स दैट इज इंटरेस्ट का पेमेंट है और टैक्स का पेमेंट उसको सेपरेटली लिखा है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज as far as the payment of the interest is concerned, it is a cash flow from the financing activity. Dividend का payment again it is a cash flow from the financing activity. इसलिए उसको वहाँ पे separately deduct किया जाता है. ऊपर वाले वर्किंग में मैंने इसलिए करके दिया था आपको because I did not want to show that all those things separately. Otherwise उसको separately बताया जाता है. Closing stock कितना है? 24.11 है. Data's value is 45.21. 14.95. $25 plus 33 minus 20. That comes to 38. 24.11 plus 45.21 minus 14.95. 54.37.
So next write down cash flow projection. उसमें हम लोग लिख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रैकेट में इग्नोरिंग डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन को पहले डिडक्ट करने का फिर ऐड बैक करने का. सो वी में इग्नोर इट. सो 220 माइनस 110 तो कितना होगा 110. दैट इज सेल्स माइनस COGS. फिर लेस. देखो क्या होगा, हम लोग अभी जो इनकम टैक्स का पेमेंट है से वो इनकम टैक्स का पेमेंट कर देंगे, because we can see that the information is provided to us कि हमारा टैक्स पेएबल कितना है, टैक्स पेएबल है हमारा that is say 22, तो उसका पेमेंट कर देंगे. that is an amount of 22. फिर क्या करेंगे, लेस डिविडेंड. डिविडेंड का पेमेंट कर देंगे, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 10. उसके बाद हमको दे रखा है डेट से हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बाय करेंगे. सो लेस परचेस ऑफ नॉन करंट असेट्स, दैट इज 12. फिर लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, देखो पहले वर्किंग कैपिटल कितना था 38, अभी कितना है 54.37. So 54.37 minus 38, that is 16.37. That is increase in the working capital. उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट, हमको दे रखा 50 मिलियन का लोन ले रखा है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी कितना होगा 5. सो दिस इज द चेंज इन कैश बैलेंस. $110 minus 22 minus 10 minus 12 minus 16.37 minus 5, that is 44.63. It will be added in the opening cash balance, that is 40. That will give closing cash balance. 84.63. यहाँ पे अगर हम लोग डिप्रीशिएशन का डिडक्ट करेंगे जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 110 में से हमको 15 डिडक्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे और फिर उसमें डिप्रीशिएशन ऐड बैक करेंगे. सो इसलिए हमने क्या किया, उसको डिडक्ट ही नहीं किया. 200 का 10% इंक्रीज यानी ये 220 हो गया. 120 जो क्वेश्चन में दे रखा उसमें से, क्वेश्चन में जो दे रखा उसमें से 20 डिप्रीशिएशन उसको निकाल दिया, बाकी का 100 का COGS जो होगा वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा, ऐसा मान लिया हमने, कंसिडरिंग इट टू बी द वेरिएबल एक्सपेंस. डिप्रीशिएशन तो अलग से दे रखा है अपने को 15 का. इनकम टैक्स लास्ट ईयर का जो भी था वो हमने इस साल पे कर दिया. डिविडेंड जो लास्ट ईयर का बाकी था वो हमने इस साल पे कर दिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है these are the liabilities which are pending to be paid. So we understand that say these liabilities will be paid during this year. उसके बाद परचेस ऑफ द नॉन करंट असेट्स, क्योंकि उसका इफेक्ट से P&L में नहीं आता है. Importantly, increase in the working capital,
जिसमें कैश एंड बैंक का इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। देन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि अगेन उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने कंसीडर नहीं किया है, तो हमारे पास चेंज इन द कैश बैलेंस आ जाएगा 44.63। उसको हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 84.63। नोट दैट द कैश बजट्स आर one of the part of the overall master budget produced by the business। मास्टर बजट का मतलब क्या भाई, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, मटेरियल परचेज बजट है, लेबर परचेज दैट इज लेबर कॉस्ट का बजट है, उन सब का एक पार्ट है, ऐसा कहना चाहते हैं। These were introduced in the ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जामिनेशन, MA में ये सबसे पहले आता है। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स वहां से शुरू करते हैं। Cash management models are aimed at minimizing the total cost associated with the movement between current account, very liquid but not earning interest, and short-term investment, less liquid but earning interest। एक थोड़े से एक्सप्लेनेशन से, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और ये पॉइंट समझने का। जो बाउमोल्स मॉडल है उसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द कंटेंट। देखो, बाउमोल्स मॉडल का सिंपल कहना ऐसा है कि जो भी कंपनी का एनुअल एक्सपेंस है, जो भी कंपनी का एनुअल एक्सपेंस है, इट इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 year is consisting of 3,60,000, I'm sorry, 1 year is consisting of 360 days, and annual expense of the company is $3,60,000। तो उनका मानना ऐसा है कि डेली एक्सपेंस वुड बी 1,000। कैसे? 3,60,000 डिवाइड बाय 360। That is the first assumption that they have made। Second, Baumol's model is having say an assumption like this, that say हम लोग पूरे साल का जो भी खर्चा है ना, that we can predict at the beginning of the year। यानी सपोज कि हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो खत्म होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे। तो बाउमोल्स मॉडल का assumption ऐसा है कि ये जो सारा का सारा एक्सपेंसेस है, that can be projected, that can be forecasted at the beginning of the year। That is the second assumption that they have made। तीसरा implied है कुछ ऐसा कि at the beginning of the year हमारे पास 3,60,000 है which we can spend during the year। At the beginning of the year हमारे पास 3,60,000 है that we can spend during the year। Listen carefully। ना देखो, हमारे पास पूरे के पूरे साल में जो खर्च करना है वो पैसा हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही है ना। अगर वो पूरा का पूरा पैसा हम लोग करंट अकाउंट में रखेंगे, अगर वो पूरा का पूरा पैसा करंट अकाउंट में रखेंगे तो हमको क्या लॉस होगा? वी अंडरस्टैंड दैट अगर पूरा का पूरा पैसा करंट अकाउंट में रखा, देन इन दैट केस वी विल बी हैविंग सो द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इन अ वे दैट से जो इंटरेस्ट हमको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या होता है कि देयर आर नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन व्हिच यू एंटर अपॉन। हाउएवर वी अंडरस्टैंड दैट से यू डोंट अर्न इंटरेस्ट। नाउ हम लोग अप्रैल मंथ में वो पैसा बैंक अकाउंट में रख रहे हैं जो हमको यूज करना है लेटर से जून में, जुलाई में, अगस्त में, दिसंबर में, नेक्स्ट ईयर के जनवरी में। इतना लेट पैसा यूज करने का है और अभी से उसको करंट अकाउंट में रखेंगे तो क्या मतलब है? इट साउंड्स टू बी फुलिश। सो व्हाट हैपेंस एट से, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इशू, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस अमाउंट इन द लिक्विड सिक्योरिटीज। हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड सिक्योरिटीज इज द म्यूचुअल फंड का डेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होगा, डेट से यू विल बी हैविंग से द अर्निंग अ फिक्स रिटर्न, जो बहुत फैंटास्टिक नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स इट इज हायर देन द सेविंग्स अकाउंट, और कुछ तो मिलेगा भाई. And we understand that so you don't have that is the risk of losing the principal. आपको principal intact रहेगा. So you get some interest and at the same time you don't have a threat of losing the principal. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा हम लोग सबसे पहले करंट अकाउंट में, लिक्विड सिक्योरिटीज में डाल देंगे. And then we keep the transfer of the, we'll keep on transferring the funds. Suppose we keep the transfer size as 30,000. तो एक साल में हमको कितनी बार फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा? एनुअल रिक्वायरमेंट है 3,60,000, हम लोग हर बार 30,000 ट्रांसफर करेंगे, तो एक साल में कितनी बार फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा? 12. क्लियर? वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू डू ट्रांसफर फॉर 12 टाइम्स. सर ये 12 कैसे है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000. ओके, इफ एट ऑल वी कीप द ट्रांसफर साइज ऑफ 60,000, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स क्या हो जाएगा? 6 कैसे होगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000. इफ एट ऑल वी कीप द ट्रांसफर साइज ऑफ 90,000, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स क्या होगा? 4 कैसे होगा सर? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90,000. दिस इज द वे विल हैव द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स. ओके, सपोज की कॉस्ट पर ट्रांसफर इज, लेट अस से एन अमाउंट ऑफ 1,000. हर बार हम लोग फंड्स ट्रांसफर करते हैं ना, उसका $1,000 का खर्चा है. देन वी अंडरस्टैंड एट से we would be having total transfer cost 12 into 1,000 and 12,000. 6 into 1,000 is 6,000. 4 into 1,000 is 4,000. यानी कि say we understand that say if at all we keep the lower amount of the transfer size, number of transfers will be more and cost per transfer will also be more. ये ट्रांसफर कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो बेसिकली हमको क्या साउंड होता है कि देखो भाई हमारा कुछ हमने एक एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करके रखा है कि फॉर एग्जांपल 30,000 का ट्रांसफर साइज है, तो अप्रॉक्सीमेटली हर महीने में आपको फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो हर महीने में क्या करने का, एक बार आपको कंप्यूटर में लॉग इन करने का. देन इन दैट केस योर टू पास दैट इज यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, फिर आप बोलो कि भाई हमको फंड्स ट्रांसफर करना है, कुछ OTP आएगा, OTP डालो, लॉग आउट करके बाहर आ जाओ. तो वैसे तो कोई एक्सप्रेसली आउट ऑफ पॉकेट खर्चा होगा नहीं. हावेवर वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी देते हैं, वो सैलरी के हिसाब से उसका कुछ टाइम इस पे जाता है, उसका एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है हमारे लिए. दूसरा हमारा ऑफिस का इक्विपमेंट्स यूज होता है, ऑफिस का मशीनरीज यूज होता है, उसका भी एक छोटा सा इम्प्लिसिट कॉस्ट है. दैट इज अ वे से वी विल बी हैविंग सो दैट ट्रांसफर कॉस्ट, नॉट a kind of out of pocket cost, but it is an implicit cost. Suppose at this point of time we have to select one of the transfer size. तो कौन सा ट्रांसफर साइज सेलेक्ट होगा? आंसर इज वेरी सिंपल, द आंसर इज 90,000. क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर सबसे कम होगा, इसलिए टोटल ट्रांसफर कॉस्ट भी सबसे कम होगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. अच्छा, नाउ अमंग द 90,000 का ट्रांसफर साइज पे लिमिटेशन क्या है वो मुझे जानना है. लिमिटेशन क्या है? वी अंडरस्टैंड दैट से 90,000 में क्या होगा, हमारा जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है ना वो सबसे ज्यादा होगा. द टोटल कैरिंग कॉस्ट वुड बी हाईएस्ट ओवर हियर एंड इट वुड बी सो द लोएस्ट ओवर हियर. इन दोनों का जो टोटल है ना उसको बोला जाता है टोटल कॉस्ट. So what will happen? Listen carefully. For the different transfer size of the funds, we will be having so the different total cost. 30,000 है, 60,000 है, 90,000 है, हर एक में क्या होगा, टोटल कॉस्ट में वेरिएशन आता रहेगा.
Listen carefully. What is the use of the Baumol's model? Can you tell me? We understand that the use of the Baumol's model is to find the economic lot size, to find such transfer size of the funds at which the total cost is going to be lowest. और वो कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव द एप्लीकेशन ऑफ द बाउमोल्स मॉडल. बाउमोल्स मॉडल हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं? बाउमोल्स मॉडल हम लोग इसलिए यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन व्हाट इज द ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज ऑफ द फंड्स. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. दिस थियरी इज एग्जैक्टली द सेम दैट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. EOQ का जो प्रिंसिपल हमने लर्न किया है ना, वो और ये एग्जैक्टली सेम है. This concept is taken from the EOQ. तो EOQ में जैसे हमारा होता है, I hope you recall, that's the total ordering cost. उसको कैसे किया जाता है? A divided by Q. That will give us the number of orders into cost of placing an order. Similarly over here, so there is a term called total transfer cost. कैसे होता है friends? It is A upon transfer size. That will give us the number of transfers into cost of one transfer. उसको बोला जाता है O. ऐसा कुछ वेरिएबल असाइन किया जाता है. The second is the total carrying cost. It is Q divided by 2 into CI. So that gives us the average inventory that we keep in the godown into carrying cost per annum per unit. At the same time, it can be calculated like this. Over here, it is transfer size divided by 2 into rate of interest. In a way that we understand that से जितना भी बैलेंस हमारा करंट अकाउंट में रहेगा से उसके हिसाब से हमारा से लॉस ऑफ द इंटरेस्ट होगा. ट्रांसफर साइज डिवाइड बाय 2 इज इंडिकेटिंग कि हमारा ऑन एन एवरेज बैलेंस करंट अकाउंट में क्या रहेगा. जितना भी ऑन एन एवरेज करंट अकाउंट में बैलेंस रहेगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गिव द लॉस ऑफ द इंटरेस्ट. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता फॉर एग्जाम्पल, देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड दैट से अगर 30,000 का ट्रांसफर साइज है, देन इन दैट केस 30,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स टू 15,000 एंड 15,000 इंटू 10% हमारा लॉस ऑफ द इंटरेस्ट होता 1,500. 60,000 में कैसे होगा? 60,000 में 60,000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 30,000. 30,000 का 10% कितना होता? 3,000. 90,000 में क्या होगा? 90,000 divided by 2 that comes to 45,000 into 10% that comes to 4,500. That is the way the total cost is going to be different. 13,500, उसके बाद 9,000 और उसके बाद 8,500. That is what we understand. अच्छा, तो ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज फाइंड कैसे करने का? अगेन उनका एक्सप्लेनेशन सेम है. दैट्स से जैसे जैसे आप ट्रांसफर साइज इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? आपका ऑन एन एवरेज बैलेंस बढ़ता जाएगा, इसलिए आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा. ऐसे जैसे जैसे ट्रांसफर साइज आप बढ़ोगे ऐसे ऐसे क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रांसफर्स विल फॉल डाउन. इसलिए क्या होगा? से वी विल बी हैविंग द टोटल ट्रांसफर कॉस्ट लेस. सो ये देखो टोटल कैरिंग कॉस्ट है, ये देखो टोटल ट्रांसफर कॉस्ट है. This is the transfer size and this is the cost. We understand that say this is the total cost. अलग अलग ट्रांसफर साइज के ऊपर ये टोटल कॉस्ट है. On x-axis we have the transfer size. So we understand that say the point at which the total cost is the lowest is the point at which these two costs are intersecting. यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम पे से टोटल ट्रांसफर कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम हो जाता है तभी हमारा टोटल कॉस्ट सबसे कम है. और उसको क्या बोला जाता है? उसको टेक्निकली बोला जाता है इकोनॉमिक लॉट साइज. उसको बोला जाता है ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज ऑफ द फंड्स, ऐसा बोला जाता है. उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वापस बहुत सिंपल है. इट इज कैलकुलेटेड एज 2 into A into cost
पर ट्रांसफर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका क्या किया जाएगा, अंडर रूट किया जाएगा। इसका लॉजिक भी वही है, टोटल कैरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल टू टोटल ट्रांसफर कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे होता है, ट्रांसफर साइज डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज बैलेंस आ जाता है, इनटू क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल ट्रांसफर कॉस्ट कैसे होगा, इट इज ए अपॉन ट्रांसफर साइज दैट गिव्स अस द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स, इनटू क्या करेंगे, कॉस्ट पर ट्रांसफर। 2 को ऑपोजिट साइड लेके गए तो वो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चला गया, इनटू ए इनटू ओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी सामने की तरफ लेके गए तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला गया। ये ट्रांसफर साइज को ऑपोजिट साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर साइज का स्क्वायर हो जाएगा। रेस टू 2 को क्या करेंगे, सामने की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। सो वी विल हैव द ट्रांसफर साइज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। दैट इज द वे द इकोनॉमिक लॉट साइज और द ट्रांसफर साइज इज कैलकुलेटेड।